Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. As you know, in previous video we were discussing about income and expenditure account. हमने एक न्यूमेरिकल किया, वो न्यूमेरिकल इस तरह से था और इस तरह से समझाया गया कि उसके बेस पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आज की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या होती है? आप लोग 11th में बैलेंस शीट को पढ़ करके आए हैं। 11th में आप लोगों ने बैलेंस शीट को पढ़ा है। क्या होती थी बैलेंस शीट? जस्ट एसेट एंड लायबिलिटीज का एक स्टेटमेंट है। हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एनपीओ के लिए जब हम बनाएंगे तो ये बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनती है, इसमें क्या परेशानियां आती हैं, हम इसकी बात करेंगे। और अपनी इस वीडियो में हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इस कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स मंत्र फैमिली वेयर यू गेट a different style of teaching, where you get a different style of study, जहाँ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ हम हर चीज़ों को समझ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ वी स्टार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट shows the financial position of an organization as at a particular date। हम जानते हैं 11th क्लास से, बैलेंस शीट शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या एनपीओ की हम बात कर रहे हैं। तो भाई इसमें जो खास बात है वो ये कि ये एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि बैलेंस शीट कितने दिन के लिए बनाई जाती है, व्हाट इज द पीरियड कवर्ड अंडर बैलेंस शीट। ये 1 महीने के लिए बनाई जाती है, ये 1 साल के लिए बनाई जाती है, ये 6 महीने के लिए बनाई जाती है। द आंसर इज इट इज ओनली फॉर 1 डे। और ये उस दिन जिस दिन हमने बनाई है बस उसी दिन के लिए सच होती है, न उससे पहले। अगर आपने 31 मार्च को ये बैलेंस शीट बनाई तो 31 मार्च को ही केवल सच है, न 31 मार्च से पहले न 31 मार्च के बाद। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। द वे ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट of not for profit organization is similar to that of business firm। मतलब जो बिजनेस फर्म की हम बैलेंस शीट बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी बैलेंस शीट बननी है। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, कुछ ऐसा नया नहीं जो हमें परेशान करेगा। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है लेकिन बेस इसका भी वही है। मतलब डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अगर आप लोग को लगता है 11th में यू आर परफेक्ट एट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट, देन आपको यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, देन यहां पर एक हम सरप्लस और डेफिसिट की बात करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ाते हुए मैंने बताया सरप्लस और डेफिसिट। हम नॉर्मल बिजनेस फर्म के केस में इसको कहते थे क्या? प्रॉफिट और लॉस। यहां पर उसको बोलते हैं सरप्लस और डेफिसिट। क्यों? क्योंकि एनपीओ का ये कभी भी मकसद नहीं होता है, ये कभी भी एम नहीं होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। हाँ, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया है तो ऐसा तो है नहीं वो बाहर फेंक देंगे उसे, बस उसको हम नाम अलग देते हैं सरप्लस, और लॉस हो गया है तो डेफिसिट हम उसको कह देते हैं। तो सरप्लस और डेफिसिट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखा, तो वहां से ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर होना होता है। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। अब ये जो कैपिटल फंड है स्टूडेंट्स, इस कैपिटल फंड के और भी नाम है। कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड, जनरल फंड और कॉर्पस फंड। इसे हम इन 2 नाम से भी जानते हैं। तो आपको एग्जाम में किसी भी रूप में हो, किसी भी नाम से हो, आप इसे पहचान लेंगे। ठीक है। अब यहां से एक बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए जो आपको औरों से अलग बनाती है। हम यहां ऐसे स्टेप वाइज
चीज़ों को देखते हैं, छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखते हैं, जिससे कि हमें जब रिवीजन करें तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना करनी पड़े। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट जब तक हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट न बना लेंगे तब तक नहीं बन सकती। बैलेंस शीट बनाने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बनाना जरूरी है। वहीं से सरप्लस या डेफिसिट आएगा एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। आई थिंक मेरी बात आपको ये क्लियर हो गई है। दो महत्वपूर्ण बातें मैंने की। बैलेंस शीट का पीरियड क्या है, 1 दिन के लिए हम बनाते हैं। दूसरा, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद ही इस बैलेंस शीट को बना पाएंगे। ये बात आई थिंक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, इफ वी आर नॉट गिवन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड देन इट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ एक खास बात है कि अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का ना दिया हो तब हम क्या करें? तो बच्चों, हमें कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कंप्यूट दैट। कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक ड्राफ्टेड या ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? तो याद कीजिए, आपने बैलेंस शीट कैसे बनाई है 11th क्लास में। आप क्या करते थे? एक साइड लाइबिलिटीज लिखते थे, एक साइड एसेट लिखते थे। वही काम आप करेंगे। आप जो भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट्स दी हुई हैं, उन ओपनिंग एसेट्स को एसेट साइड में लिखेंगे। जो भी लाइबिलिटीज आपको दी हुई हैं, कहाँ? लाइबिलिटी साइड में लिख लेंगे आप उसे। अब जो ओपनिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको जो एसेट्स दिए होंगे उसमें इंक्रीज डिक्रीज या क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ओपनिंग बैलेंसेज अगर आपको कुछ दिए हुए एसेट के, जो कि दिए होंगे, if you are not given opening balance of capital fund then definitely you must be given about what? Opening assets, opening liabilities, और उनके बेस पर आप ये तय करेंगे कि हमारा कैपिटल फंड कितना। इट विल बी बैलेंसिंग फिगर ऑफ कोर्स, ये बैलेंसिंग फिगर होगी जी। तो हम यहाँ कैपिटल फंड को एक फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना चाहें, हमसे कोई पूछे कि कैपिटल फंड क्या होता है, तो इट इज जस्ट टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। आपको जो एसेट्स दी हुई है टोटल, उनमें से अगर हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट कैपिटल फंड बिकॉज वी आर नॉट गिवन। अगर ये दिया होता तब तो बैलेंस शीट का वैसे ही टोटल सेम हो जाता, नहीं दिया है, इसीलिए अब ये हमारा बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है आपको। अब एक वर्ड हमारा आएगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हम अब इसे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम का न्यूमेरिकल आता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, अभी बेसिक हमने किया है सारा, किस तरह से आसान तरीके से पढ़ेंगे हमने देखा है। लेकिन जब हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, तो हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को डिटेल करेंगे, ठीक है। और इसे करने के बाद कैसा भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आई गारंटी। क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं उसको अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से समझा जाएगा तो फिर आपकी जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो निश्चित रूप से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो हम बैलेंस शीट को प्रैक्टिकली, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करेंगे, इससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी आपको समझाएंगे। आप सब इस पढ़ाने के तरीके को अगर पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स मंत्र फैमिली। मैं आपको बहुत आसान तरीके से चीज़ें समझाने और बताने वाला हूँ। ओके, देन थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।